वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की जीके क्लास में हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले तो पूरा इसका अच्छे से कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें इसमें रही, वो सारी चीज़ें आएंगी। देन उसके बाद हम थोड़ा मनी एंड बैंकिंग के बारे में भी स्टडी करेंगे कि मनी और बैंकिंग का क्या क्या होता है, कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो क्लियर करने पड़ेंगे और वो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थ्योरी से पढ़ते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इवन दो इंडिया स्टार्टेड सम इकोनॉमिक चेंजेस इन द लेट 1970s, द बिग टर्निंग पॉइंट केम इन द 1991। तो 1991 तो पहले फर्स्ट ईयर ये ध्यान रखना है इसमें 1991 when many strong changes were made to improve the economy. What is economic reform? अब इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है यहाँ पर ये आपके पास लिखा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है वो आते हैं किसके अंडर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर आते हैं। ठीक है, These are changes in rules and policies to help businesses grow, reduce government control and make the market more open. तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं रूल्स में, पॉलिसीज में, जो कि हेल्प करता है किसमें, बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस को बढ़ाने में, रिड्यूस करने में गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मेक द मार्केट मोर ओपन। मार्केट जो है वो और अच्छे से ओपन हो जाए, खुल जाए। How does it help the country? The biggest effect of these reforms is that they help the country to grow faster and become stronger economy. इकोनॉमिकली क्या बन जाए, स्ट्रॉन्गर बन जाए, उसके लिए होता है। What really happened in the 1991? 1991 में क्या हुआ वो चीज़ यहाँ पे गिवन है। In 1991, India brought big changes to its economy. These changes are known as Indian economic reforms. The three main parts of these reforms were liberalization, privatization and ग्लोबलाइजेशन। ये तीन यहाँ पे आपके पास मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें क्या क्या है, रिमूविंग द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कंट्रोल्स फ्रॉम द इकोनॉमी। इकोनॉमी पर जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसको हटाना, कंट्रोल्स हटाना इकोनॉमी से। गिविंग मोर कंट्रोल टू प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेटाइजेशन के अंदर आता है। इसकी डेफिनेशन लिखिए, गिविंग मोर कंट्रोल टू द प्राइवेट कंपनीज इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से हटा के प्राइवेट कंपनीज को क्या देना, कंट्रोल देना। कनेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आ जाता है किसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर। क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया के इकोनॉमी को किससे, वर्ल्ड की इकोनॉमी से यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये तो हो गए तीन मेन पार्ट्स किसके, हमारे इन रिफॉर्म्स के। Why were these reforms needed? बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तीन रिफॉर्म्स आई, जो तीन पार्ट्स आए, इनकी नीड क्या थी, ये क्यों हमें यहाँ पे लाए गए। In the early 1990s, India faced a serious economic crisis. 1990s में इंडिया ने इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया, यहाँ पे गिवन है। द प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड वेरी हाई इन्फ्लेशन, प्राइसेस राइजिंग फास्ट, प्राइसेस जल्दी बढ़ रहे थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस, इंडिया डिडंट हैव इनफ फॉरेन मनी टू पे फॉर द इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स के लिए इतने खास पैसे नहीं थे इंडिया के पास। ह्यूज फिस्कल डिफेक्ट्स, गवर्नमेंट वॉज स्पेंडिंग मच मोर देन इट अर्न एंड वेरी लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यहाँ पे थे। नॉट इनफ डॉलर्स टू पे फॉर गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। India was close to defaulting on its loan, meaning it couldn't repay its debt. To handle this, the government decided to make strong changes in the economy. तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन्हीं को गवर्नमेंट ने क्या किया कि डिसाइड किया कि हम कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस बनाएंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर। तो ये इतना तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये चीज़ हमें, ये रिफॉर्म्स क्यों यहाँ पर लाई गई। What were the reforms? The government took these three major steps: removed many rules and controls on the businesses, allowed more foreign trade and investment, sold many government companies to private owners, इसको privatization बोलते हैं, cut down subsidies, less free money or benefit from the government. What were the effect? अब ये जो किए गए, जो चेंजेस किए गए, इसके इफेक्ट्स क्या थे, क्या क्या चीज़ें फिर वहाँ से निकल गए। Opened India to global competition, more foreign companies came to invest. बाहर से क्या आने लगी, फॉरेन कंपनीज आने लगी, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मोर जॉब्स, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो गई वो फास्ट हो गई और यहाँ पे जॉब्स भी ज़्यादा आने लगी। रिड्यूस द गवर्नमेंट डेट एंड इन्फ्लेशन एंड मेड द इकोनॉमी मोर स्टेबल। जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा इससे स्टेबल हो गई। तो ये तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। एनी नेगेटिव इफेक्ट क्रिटिसिज्म पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे, जैसे कि इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, मोर इनइक्वालिटी, रिच बिकेम रिचर, रिच तो रिच हो गया एंड पुअर डिडंट बेनिफिट एज मच। पुअर जो थे, जो गरीब थे, उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया जब ये वाले रिफॉर्म्स यहाँ पर आए। सम स्मॉल बिजनेसेस एंड फार्मर्स वर अफेक्टेड बाय फॉरेन कंपटीशन, failed to address need for poor and marginalized. Despite criticism, the 1990s reform are seen as instrumental in transforming the Indian economy. ये इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं। मोर इनइक्वालिटी यहाँ पे ध्यान रखें।
इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट यहाँ पे आपको गिवन है, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स, इंप्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी जो पॉलिसीज जो चेंज होने लगी, तो यहाँ पे क्या होने लगी, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बढ़ गई, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी फ्रॉम 45% इन 1994 टू 12.4% in 2016. Creation of new industries and jobs due to foreign investment and privatization, improving businesses environment, improvement in infrastructure, government invested in roads, airports, ports and improving the business environment. इन सब में क्या होने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट और अच्छे से आने लगी। इंक्रीज द अर्बनाइजेशन, इसके ही इम्पैक्ट के मैंने क्या क्या हुआ, अर्बनाइजेशन बढ़ गई। आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स मेनी पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज टू फाइंड बेटर जॉब। विलेजेस से सिटीज में आने लगे जॉब के पर्पज से, एंड दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ न्यू सिटीज की ग्रोथ बढ़ जाती है, एंड मोर डेवलपमेंट इन द अर्बन एरिया में और ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, राइज ऑफ द मिडिल क्लास ड्यू टू मोर जॉब्स एंड ग्रोथ इन द सेक्टर्स लाइक IT एंड आउटसोर्सिंग, अ न्यू मिडिल क्लास emerged in India. They had better income, lifestyle and opportunities. तो इसी के बाद से जो मिडिल क्लास वाली एज आती है वो यहाँ पे राइज अच्छे से हो जाती है, न्यू इनकम मिलते हैं, लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आ जाती है। Negative effects again, while reforms help the economy grow, problem also came, income gap increase, वही चीज लिखी हुई है, rich got richer and environment got affected due to vast industrial growth. Overall impact, still the reforms were very important for India. They transformed the economy and helped in stronger growth over the last 30 years. Key areas, अब जो आपने पहले वो 3 चीजें पढ़ी थी उनमें क्या क्या है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। फर्स्ट मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मेकिंग द इकोनॉमी फ्री फ्रॉम टू मेनी रूल्स एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्स कॉल्ड लाइसेंस राज। ये भी इसको बोला जाता है, इस स्लोगन से बड़ा फेमस था ये, मेकिंग द इकोनॉमी फ्री फ्रॉम टू मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स से इकोनॉमी को फ्री करना, एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। बिफोर 1991 बिजनेसेस नीड मेनी परमिशन टू ऑपरेट। 1991 से पहले बिजनेसेस को बहुत सारी परमिशन चाहिए होती थी कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, विच स्लोड द ग्रोथ, जिसमें जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई। आफ्टर लिबरलाइजेशन कंपनीज गॉट फ्रीडम टू वर्क एंड ग्रो, कंपनीज को फ्रीडम मिल जाती है कि वो बना के उनको ग्रो कर सके। मेजर इम्पैक्ट, इंडिया बिकेम अ टॉप एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, स्टॉक मार्केट ग्रू स्ट्रॉन्गली, इन्वेस्टर्स हैज लेस पॉलिटिकल रिस्क, दे फेल्ट सेफर टू इन्वेस्ट। फिर आते हैं प्राइवेटाइजेशन पर, गिविंग मोर कंट्रोल टू प्राइवेट कंपनीज बाय रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द कंपनी। कि क्या कर रहे हैं, गिविंग मोर कंट्रोल टू प्राइवेट कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज है उनको और ज़्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है ताकि वो गवर्नमेंट का जो रोल है उसको कम कर सके, उसको रिड्यूस कर सके। हाउ इट वॉज डन, अब ये होता कैसे था, गवर्नमेंट सोल्ड शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इन सम कंपनीज गवर्नमेंट फुली गेव अप द ओनरशिप। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज यहाँ पे गिवन है आपको बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेज। पहले आते हैं यहाँ पे महारत्न, फिर आते हैं नवरत्न एंड फिर आते हैं मिनी रत्न, ये 3 नाम है, इनको ध्यान रखना। वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज आती हैं इनके अंदर, एंड इसमें नवरत्न में आती हैं स्ट्रॉन्ग कंपनीज बट स्मॉलर देन जो फर्स्ट वन आपको यहाँ पे गिवन है, उससे थोड़ी छोटी कंपनीज है, स्ट्रॉन्ग तो है बट छोटी हैं। उसके बाद मिनी रत्न में आते हैं तो मीडियम लेवल पब्लिक कंपनीज, इसमें कंपनीज कौन सी रहती है, मीडियम लेवल की रहती है, तो ये ध्यान रखना, वेरी बिग देन स्ट्रॉन्ग बट स्मॉलर एंड मीडियम लेवल। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में दे रखा है, ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स। इनके बाद जो ग्लोबलाइजेशन आते हैं, बिफोर 1991 दे रखा है क्लोज्ड इकोनॉमी, एंड आफ्टर 1991 दे रखा है जो कि कौन सी इकोनॉमी थी, ओपन इकोनॉमी, उसके बाद से आ जाती है। इंडिया वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओनली इंडियन कंपनीज कम्पीटेड विद ईच अदर, कि सिर्फ इंडियन कंपनीज ही आपस में कम्पीट करती, बट उसके बाद एंड उसी में नो फॉरेन कंपनीज वर अलाउड टू एंटर द इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी बाहर की कंपनी को अलाउ नहीं किया गया कि वो आके एंटर कर सके। After 1991, it is open economy and India opened its market to the world. Foreign companies started coming to India. 1991 के बाद foreign companies जो थी वो start होने लगे इंडिया में आना. And this brought more competition, more foreign investment money coming from other countries to Indian companies could now invest abroad too. उसके बाद आते हैं boom in outsourcing पर. After 1991, India saw a big rise in outsourcing. Many foreign companies started giving work like customer service, software, data work to Indian companies. This created jobs and income in India. तो ये ध्यान रखना कि 1991 के बाद से क्या होने लग जाता है, ओपन इकोनॉमी वाली फॉर्म आ जाती है जिसमें बाहर की कंट्रीज भी सपोर्ट करने लग जाती है इंडियन कंपनीज के साथ। पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे अगेन आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि
Today, because of 1991 reforms, India has seen huge growth in manufacturing sector, employment opportunity, foreign direct investment (FDI), and financial flows, money movement in and out of India. इंटरनेशनल ट्रेड में आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये फिर काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट में आ जाता है। करंट इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे गिव रहे हैं 2022 और 23 के, बिकॉज इस एग्जाम के लिए आपको ये वाले ईयर्स की पता होनी चाहिए, 22, 23, 24। India is slowly returning to pre-COVID growth levels. Retail inflation is under control and tax collections has increased. तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अगर 22 और 23 का ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो टैक्स कलेक्शन वाला जो ये टर्म है टैक्स कलेक्शन, इसको माइंड में रखना, क्योंकि अभी जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए तो उसमें वाला क्वेश्चन बार बार रिपीटेड में था, बट कल के एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में तो नहीं है, उसमें एक अलग क्वेश्चन है, तो ये वाला ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट फोकस एरियाज, बिल्डिंग पब्लिक रोड्स, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, हेल्पिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। पब्लिक गुड्स में आ जाता है रोड्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिजिटल सर्विसेज हो गई, ये सब पब्लिक सेक्टर्स में। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, मोर ट्रांसपेरेंसी एंड लेस करप्शन, हेल्पिंग द प्राइवेट सेक्टर ग्रो विद गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। हेल्थ सेक्टर प्रोग्रेस पर अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम के 22-23 की अगर आप बात करोगे तो health budget grew to 2.1% of GDP in 2013. Earlier it was 1.6 in 2021. तो 2021 का एक रेशियो ध्यान रखना और एक 2023 का। More money is now being spent on hospitals, medicines and public health. Poverty reduction यहाँ पे गिवन है between 2005 to 6 and 2019-20 41.5 crore people came out of poverty in India. एक ही ध्यान रखना। Sustainability and energy. India has pledged to reach net zero emission, started the national green hydrogen mission, और इसका गोल जो था वो था बी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना है, तीनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं चाहे आप किसी भी ईयर में अटेम्प्ट करो। ई कॉमर्स ग्रोथ, ऑनलाइन शॉपिंग इन इंडिया, ई कॉमर्स ये भी काफ़ी ज़्यादा फिर इंक्रीज होने लग गया कोविड के बाद से, एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 18% एवरी ईयर टिल 2025। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था ये तो कवर हो गया आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। ये ध्यान रखना है 1991 से पहले का और 1991 के बाद का, इसमें जितने भी मेन ये प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली टर्म्स पड़ी इनको ध्यान रखना, तो ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला। ठीक है, तो इसमें इतनी कोई ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा, इतना डीपली नहीं लर्न करना, जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लेना और एक एक पॉइंट को गो थ्रू करके उसको माइंड में रखना, तो ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। अब आते हैं मनी एंड बैंकिंग पर। मनी एंड बैंकिंग की बात करें यहाँ पे तो ये वाला टॉपिक भी हमारा इसी के जैसा है और इससे रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी और ईजी भी है। मनी एंड बैंकिंग, व्हाई इज मनी एंड बैंकिंग इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले चीज़ तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो वो लिखा है इम्पॉर्टेंट तो है ही। मनी एंड बैंकिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी, दे हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मैनेजिंग मनी फ्लो इन द कंट्री, हेल्पिंग बिजनेसेस ग्रो एंड सपोर्टिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें क्या करें, इन सभी चीज़ों में यूज होता है किसका, मनी और बैंकिंग का। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंडिंग मनी एंड बैंकिंग इज की टू नोइंग हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी वर्क। सबसे पहले लिखा है व्हाट इज मनी, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्या होता है, बिकॉज ये भी हमें पढ़ना है। इट इज समथिंग दैट एवरीवन एक्सेप्ट्स इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प अस बाय, सेल, सेव एंड इन्वेस्ट। ये हेल्प करता है किसमें, किसी भी चीज़ को खरीदने में, किसी भी चीज़ को सेल करने में, किसी भी चीज़ को सेव करने में और इन्वेस्ट करने में मनी हेल्प करती है। मेन फंक्शंस ऑफ मनी लिखा है यहाँ पर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, यूनिट ऑफ काउंट क्या होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी हेल्प्स यू बाइंग थिंग्स, बाय थिंग्स, परचेज करने में मनी हेल्प करता है, पैसा हेल्प करता है। यू डोंट नीड टू एक्सचेंज गुड्स डायरेक्टली लाइक इन बार्टर सिस्टम। यूनिट ऑफ अकाउंट्स होता है, मनी गिव अ स्टैंडर्ड वैल्यू और वैल्यू टू थिंग्स। यू कैन कंपेयर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स यूजिंग मनी, कि हम मनी से ही अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं कि उसका प्राइस इतना, उसका प्राइस इतना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है अ पेन कॉस्ट ₹10 एंड अ नोटबुक कॉस्ट ₹40, तो हम यहाँ से क्या करें, कंपैरिजन देख सकते हैं इजीली वो मनी की हेल्प से। यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, यू कैन सेव मनी टुडे एंड यूज इट लेटर। हम आज सेव करके उसको आने वाले कल में उसको यूज कर सकते हैं, वही चीज़ लिखे। इट कीप इट्स वैल्यू ओवर टाइम अनलेस इन्फ्लेशन राइज टू मच। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आओगे तो मिलेंगे आपको फॉर्म्स ऑफ मनी, कि मनी के पैसे की कितनी फॉर्म्स होती है, ये भी यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ना है और ध्यान रखना है। मनी इज नॉट जस्ट नोट्स एंड कॉइन, इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि करेंसी, डिपॉजिट एंड डिजिटल करेंसी। फिजिकल कॉइन्स एंड नोट्स आ गए किसके अंदर, करेंसी के अंदर, की करेंसी में फिजिकल कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं।
इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, इनको गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक इशू कर सकते हैं, ये चीज गिवन है। डिपॉजिट्स मनी इन बैंक मनी इन बैंक अकाउंट्स, यू कैन यूज इट विया चेक्स, डेबिट कार्ड्स और ऑनलाइन ट्रांसफर। वही चीज लिखा है कि हम डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक अकाउंट्स में, और वही लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं चेक से, डेबिट कार्ड से या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर से आप इसको यूज कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी पर आते हैं, लाइक बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज इसके अंदर आते हैं। दे आर डिजिटल मनी एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी बैंक, कोई बैंक इनको कंट्रोल नहीं कर रहा, ये डिजिटल करेंसीज की डिजिटल मनी होती है। नाउ व्हाट इज बैंकिंग, ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा मनी टॉपिक का कि अच्छा मनी ये होती है, इसकी डेफिनेशन ये और इसके ये कई कैटेगरीज है। व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स द वर्क डन बाय बैंक्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक सेविंग मनी, गिविंग लोन्स एंड हेल्पिंग विद पेमेंट्स। तो ये पता चल गया बैंकिंग का तो सिंपल सा मतलब है क्या करना, वर्क, वो वाला वर्क जो बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंक, जैसे कि मनी को सेव करना, लोन प्रोवाइड करना और हेल्प करना जितने भी कस्टमर्स हैं उनको कैसे, पेमेंट से। मेन फंक्शंस ऑफ अ बैंक यहाँ पे आपको गिवन है, लाइक एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, गिविंग लोन्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस एंड पेमेंट सर्विसेज। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बैंक टेक मनी फ्रॉम पीपल एंड बिजनेसेस एंड कीप इट सेफ, तो बैंक लेता है पैसा और उसको सेफ रखता है, ठीक है। यू कैन यूज योर मनी थ्रू ATMs, चेक्स, डेबिट कार्ड्स और ऑनलाइन ट्रांसफर्स। गिविंग लोन भी होता है बैंक का ही काम, बैंक्स लेंड मनी टू पीपल एंड बिजनेसेस। लोन्स में भी फॉर होम्स, जैसे कि होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, या फिर अपने बिजनेस के लिए बिजनेस लोन यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो, ले सकते हो। गिविंग लोन ये भी बैंक का ही काम है। फाइनेंशियल्स पर आते हैं तो बैंक एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स, तो जो सेव कर रहा है और जो पैसा ले रहा है उन दोनों के बीच में जो बैंक है वो काम कर रहा है किसका, एज अ मिडल मैन यहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं। They take money from people who save and give it to those who need to borrow, helping the economy grow। कि ये जो पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, जो काम हो रहा है, इसका काम क्या है, इकोनॉमी को ग्रो करना, ठीक है। उसके बाद पेमेंट सर्विसेज, बैंक्स हेल्प इन मेकिंग पेमेंट्स एंड ट्रांसफर, दे ऑफर चेक्स, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स एंड ऑनलाइन बैंकिंग टू हेल्प पीपल एंड बिजनेस सेंड एंड रिसीव मनी इजी। तो ये भी किसका ही वर्क होता है, बैंक का ही पेमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करना। इन शॉर्ट, बैंक्स कलेक्ट मनी फ्रॉम सेवर्स एंड गिव इट एज लोन्स एंड हेल्प इन ट्रांजेक्शंस, की बैंक लेता है, लोन्स प्रोवाइड करता है और ट्रांजेक्शंस में हेल्प करता है। दे आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे लिखा है अगेन हमारे पास, इट मीन्स स्टडिंग हाउ मनी एंड बैंकिंग वर्क इन द इकोनॉमी एंड हाउ दे इफेक्ट थिंग्स लाइक जॉब, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब आते हैं मनी सप्लाई पर। दिस इज द टोटल मनी इन द कंट्री। यहाँ पर लिखा है मनी सप्लाई क्या होता है और मनी डिमांड क्या होता है। मनी सप्लाई और मनी डिमांड, ये जितने भी 4 to 5 ईयर ब्लू में लाइंस लिखी हुई हैं, इसको एज इट इज पूरा नोट करना रजिस्टर में। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और कल के एग्जाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। मनी सप्लाई, दिस इज द टोटल मनी इन द कंट्री। एक कंट्री में टोटल मनी कितने होता है, ये क्या है मनी सप्लाई। द सेंट्रल बैंक लाइक RBI इन इंडिया कंट्रोल्स इट। कौन कंट्रोल कर रहा है, RBI, सेंट्रल बैंक इनको कंट्रोल कर रहे हैं। इफ मनी सप्लाई गोज अप, पीपल हैव मोर मनी इन हैंड, कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा, मनी ज़्यादा आ जाएगी कंट्री में, तो जो लोग हैं वहाँ के उनके पास में पैसा ज़्यादा होगा, ये यहाँ पे गिवन है। तो ये थोड़ा 3 पॉइंट ध्यान रखना। मनी डिमांड, this means how much money people want to keep with them for buying things, paying bill, etc. ये वो चीज़ होती है मनी डिमांड, कि हमें कितना अपने पास रखना है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, या किसी भी चीज़ को अगर हमें कुछ भी लेना है, कुछ भी पे करना है, तो उसके लिए हमें कितना अपने पास रखना होगा, वो आएगा किसके अंदर, मनी डिमांड के अंदर। पीपल डोंट कीप ऑल द मनी इन देयर बैंक्स। बैंक्स में सब कुछ नहीं रखते, कुछ अपने पास भी रखते हैं। दे कीप सम एज कैश, कुछ कैश भी रखते हैं हम सब अपने पास। Discount rate is the rate at which the central banks give money to other banks. If this rate changes, it can affect how much money people want to keep. तो यहाँ पे क्या कि जो डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव मनी टू द अदर बैंक्स। कि डिस्काउंट रेट वो वाला रेट है कि जिसपे जो सेंट्रल बैंक है वो दे रहा है मनी अदर बैंक्स को। इफ दिस रेट चेंजेस, जो भी रेट है अगर वो रेट चेंज होता है तो वो इफेक्ट करेगा हाउ मच मनी पीपल वांट टू कीप। तो उसको इफेक्ट करेगा कि पीपल को अपने पास कितनी मनी रखनी है और कितनी मनी नहीं रखनी। तो ये मनी डिमांड का ध्यान रखना और मनी सप्लाई का ये ध्यान रखना। इसमें से कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है। एंड मनी इज अ डैश, मनी इज डैश कॉन्सेप्ट, मनी इज डैश कॉन्सेप्ट। इसका आंसर दो, कुछ थोड़ा इतनी देर से सुन रहे हो, कुछ बताओ।
एक क्वेश्चन है मनी इज डैश कॉन्सेप्ट। क्या आपके उत्तर से आते हैं आपके पास बॉयज, मनी इज डैश कॉन्सेप्ट। ये पहले पढ़ा होगा जिन्होंने ऐसे कुछ पढ़ा होगा। ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन के हर चीज का ऑप्शन थोड़ी होता है। रुक जाओ, और कोई कुछ बताओ। डायनामिक नहीं, स्टैटिक डायनामिक नहीं, कुछ और। लोकेश आप कुछ आंसर करो। ग्रोइंग कंसेप्ट एग्जैक्ट, मतलब लगा सकते हो ऐसे तो आप कुछ भी, बट एग्जैक्ट जो मैं चाहती हूँ वो नहीं दे पा रहा कोई भी। और आप पर मैं वापस आऊँगी। अब बताओ ऋषि, तो कितना टाइम लगेगा इसे सोचने में आपको? ऐसे तो कल का पेपर रह जाएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो बड़े क्वेश्चन देख के शायद आप इसको पढ़ना। ऋषि करेगा मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, छोड़ो आर्टिकल का क्वेश्चन है बता दो, मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं करूँगी। हाँ आखिरी में, आखिरी तक आप आओगे। मैम बोलेगी ना टाइम हो गया तब एक बात स्ट्रैटेजी, कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है। तो इसका आंसर जो है वो आप सभी को अपने अपने एक होमवर्क दे रही हूँ, इसको ढूंढना, और ये वाला क्वेश्चन भी कल के एग्जाम में हो सकता है। क्या क्वेश्चन है बस मैं नहीं बताऊँ, ठीक है। हाँ अभी पढ़ा है, ये थोड़ी पढ़ाया है अभी लाइन क्या तो बता दो ना, टाइम थोड़ा सा कम है, फिर आपको नोट्स भी बनाने देखो, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन सबने, फिर से आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। व्हाट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी? दिस पॉलिसी मीन्स द एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक्स। वो वाली पॉलिसी है जिसके अंदर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक्शंस को ले रहे हैं, उन्हीं को हमने नेम दे दिया एज ए मॉनेटरी पॉलिसी। जो कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं, हाउ मच मनी इज इन द इकोनॉमी, ये वाला एक पॉइंट ध्यान रखना इसमें, इस पॉलिसी के अंदर एग्जाम में आ सकता है। इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग द मनी, तो इट मीन्स द एक्शंस, क्या है इसमें एक्शंस है, कुछ भी नहीं है और एक्शंस है। जो कौन ले रहा है, सेंट्रल बैंक्स ले रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है लाइक आरबीआई इन इंडिया टू कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं, हाउ मच मनी इज इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में कंट्री में कितनी मनी है उसको, और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग द मनी, जो रेट्स होते हैं कितने रेट में हमें लेना है, इतना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, उसको भी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो ये वाले प्रोसेस को नेम दे दिया है एज एन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद गोल, इसका गोल क्या है, द सेंट्रल बैंक यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टू कीप प्राइसेस स्टेबल, ताकि जो प्राइसेस है उसको वो स्टेबल रख सके, एंड स्टॉप प्राइसेस फ्रॉम राइजिंग टू फास्ट, and make sure these are enough jobs for employment, these are make sure there are enough jobs, help the country's economy grow, हर चीज में क्या आ रहा है, कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करना यहाँ पे गोल नजर आ रहा है। टूल्स, अब इनमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो ये वाले जो तीन लिखे हैं, बट इनमें से लर्न तो आपको ही करना होगा, बिकॉज बाकी दो माइंड में एक बार पढ़ लोगे तो माइंड में रहेगा वो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड बैंक रेट एंड डिस्काउंट रेट, ये तीन चीज पढ़ लेना यहाँ पे बाय सेंट्रल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू कंट्रोल मनी इन द मार्केट, टेलिंग बैंक्स हाउ मच मनी दे मस्ट कीप असाइड एंड नॉट गिव आउट एज लोन्स, ये आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के अंदर। बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, इसमें आते हैं इंटरेस्ट रेट एंड विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द अदर बैंक। तो टूल यूज बाय सेंट्रल बैंक में से ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक ध्यान रखना, ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा वो हो चुके हैं और तो इनका क्वेश्चन नहीं बनता। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आ सकता है आपके पास कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते। बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशंस पर आते हैं। बैंक्स हेल्प द इकोनॉमी बाय, बैंक्स कैसे, जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे हेल्प कर रहा है इकोनॉमी को,
टेकिंग मनी फ्रॉम सेवर्स, जो सेव कर रहे हैं उनसे मनी लेके हेल्प कर रहे हैं, गिविंग इट लोन्स टू बोरोवर्स एंड सपोर्टिंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ. अ स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम कीप द फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल एंड बिल्ड्स पब्लिक कॉन्फिडेंस. मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट. बैंक्स फॉलो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग. इसका मीनिंग होता है दे कीप ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ डिपॉजिट एज ए रिजर्व. स्मॉल पार्ट ही रखते हैं किसका, जो डिपॉजिट्स हो रही हैं एज एन रिजर्व्स. द रेस्ट इज लोन्ड आउट, और जो बाकी का होता है उसको सारा लोन्स के लिए दे दिए जाते हैं. विच क्रिएट्स अ न्यू मनी, जो नई मनी को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है. तो एक ये चीज़ गिवन है. मनी क्रिएशन एंड क्रेडिट, ये ध्यान रखना है इसके अंदर. दिस लोन सिस्टम हेल्प पीपल बाय होम्स. और ये जो लोन मतलब वही लोन वाला सिस्टम दे रखा है, ये लोन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है ताकि जितने भी लोग हैं जो ले रहे हैं लोन को, वो घर खरीद सके, कोई भी बिजनेस उनको स्टार्ट करना है वो कर सके, या फिर इकोनॉमी को ग्रो कर सके, मतलब अपने नीड्स को फुलफिल वो यहाँ से फिर कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर लास्टली हमारे पास थोड़े सारे होने वाले हैं. फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं. मनी मार्केट टाइप्स के बने, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेस्ट मार्केट एंड डेरिवेशन मार्केट. मनी मार्केट पर अगर आप बात करोगे तो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं इसके अंदर लेस देन 1 ईयर. तो लेस देन 1 ईयर वाला ध्यान रखना, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, फाइनेंशियल्स में मनी मार्केट टाइप के अंदर आता है. कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर्स एंड बॉन्ड्स. इसमें लॉन्ग टर्म होती है, उसमें लेस देन 1 ईयर, इसमें लॉन्ग टर्म से सीधे सीधे यहाँ पे 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स लिखे हैं, उनको आप लर्न कर लेना इसके लिए. फॉरेक्स मार्केट करेंसी एक्सचेंज, रुपी डॉलर, जिसमें करेंसीज को एक्सचेंज करवाते हैं, वो आता है इस वाले टाइप के अंदर. एंड डेरिवेटिव मार्केट्स में आते हैं ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए यहाँ पे और रखे जाते हैं. तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ये दो इंपॉर्टेंट है. फॉरेक्स मार्केट का थोड़ा ध्यान रखना, बस करेंसी एक्सचेंज और लास्ट वाला तो ठीक है, ये दो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, कल के एग्जाम में भी. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं, तो यहाँ पर आपके पास लिखा है शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स एंड करेंसीज. एंड लास्ट में यहाँ पे 2 चीज़ और लिखी है इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर, कैपिटल फ्लो एंड ट्रेड बैलेंस. कैपिटल फ्लो इन्वेस्टमेंट्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ द कंट्री. जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंट्री में और कंट्री के आउट क्या हो रही है, मूव हो रही है. ट्रेड बैलेंसेस में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, बस ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये ध्यान रखना है इसके अंदर. इंटरनेशनल फाइनेंसेस के अंदर जो मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक के अंदर आता है. शेयर्स में आता है ओनरशिप इन अ कंपनी, कंपनी के अंदर ओनरशिप. बॉन्ड्स में आता है लोन टू गवर्नमेंट या फिर कंपनी, कंपनी में लोन देना या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए. डेरिवेटिव्स के अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन अदर एसेट्स, दूसरे एसेट्स के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. एंड करेंसीज में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी यहाँ पर आती है. इसका यूज़ यहाँ पे लिख के मैंने आपको हेल्प्स इन सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड रेजिंग द मनी. इसमें हेल्प करती है ये सारी चीज़ें. मनी को सेव करने में तो हेल्प करेगी, इन्वेस्ट करने में भी हेल्प कर रही है, और इकोनॉमी को ग्रो करने में और इकोनॉमी को रेज करने में भी ये चीज़ आपकी हेल्प कर रही है. ठीक है, सो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, अभी इस वाले टॉपिक को और हम नेक्स्ट क्लास में भी तो बस शुरू हुआ आपका ये वाला पार्ट. जो नेक्स्ट वाले पार्ट आएंगे उसमें और डिटेल्स पढ़ोगे कि इसके अंदर ये सारी पॉलिसीज थी और ये वाले ईयर्स में थी और इनका गोल ये था. तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके वहाँ से भी फ्रेम हो गए और यहाँ से भी एक नए क्वेश्चन, तो जैसे MTS का एग्जाम होता है, CHSL का एग्जाम है, उन वाले एग्जाम्स में से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होकर आ जाएगा, क्योंकि CGL लेवल में थोड़े हाइयर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उस लेवल के भी यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, तो ये वाला टॉपिक था आपका आज की क्लास का. इसमें आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद आपने मनी एंड बैंकिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया. इंट्रोडक्शन इनका आपने पूरा अच्छे से कवर कर लिया. सो ये थी हमारी आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.